देयर इज अ मूवी कॉल्ड 12th फेल। उसमें ना कंटिन्यूसली कहा जाता है रीस्टार्ट, फिर से चालू करो। आपने आईएएस की जर्नी शुरुआत करी जहां पे आपने एक डिसीजन लिया येट यू वांट टू बिकम एन आईएएस। वो जर्नी आपकी कैसी थी? उसको क्विट करके बिजनेस डिसीजन में आना कैसा था आपके लिए? एक्चुअली हमारे घर के सामने एक आईएएस थे, वो रहते थे, तो उनका मैं लाइफ स्टाइल देखता था तो बहुत इंप्रेस था उनसे, मैं बहुत प्रभावित था। बहुत खूब, बहुत खूब। अब जैसे अगर हम बात करते हैं करंट सिनेरियो की, विश्व भारती एग्जैक्टली क्या क्या क्षेत्र में है और वो क्या क्या कर रहा है? और फीलिंग भी थी कि कंपनी ने विश्व भारती को चुना जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, तो ये हमारे लिए, रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रिविलेज था ये। हर इंसान बहुत सारे सपने देखता है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। बहुत अच्छा एक कोट है, यू शुड नेवर गिव अप, बट इट्स ऑल्सो ओके टू गिव अप। बिकॉज आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है ना, उन्होंने इस दोनों कोट को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। वी हैव अ पर्सनालिटी जिन्होंने आईएएस की तैयारी तो शुरू की, बट उसके बाद उसे क्विट करने का डिसीजन लेके रायपुर, छत्तीसगढ़, इंडिया लेवल पे अपना नाम बनाया है। सो आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, उन्होंने बहुत कम समय पे छत्तीसगढ़ लेवल पे अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। दैनिक भास्कर ने इन्हें एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया एंड मारुति सुजुकी की तरफ से इन्हें बेस्ट अवार्ड भी मिला गया है। वरुण धवन का एड शूट तक इनके शोरूम में हुआ है। अगर अभी भी ना समझ पाए हो तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट विश्व भारती ऑटोमोबाइल्स। आज हमारे साथ हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर यशवंत अग्रवाल जी। आज समझते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी आईएएस की जर्नी को छोड़ के एक बिजनेस जर्नी को चुना एंड उसमें इतना एक्सेलेंस कमाया कि विश्व भारती आज हर जगह पे दिखाई दे रहा है। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू। जैसे मैं हर समय एक दो लाइनों से अपनी बात शुरुआत करता हूँ, तो यहाँ भी वैसे ही करना चाहूँगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो इसके पीछे ये भावार्थ यही है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए, तो सफलता अपने आप मिलेगी। मतलब देर इज अ मूवी कॉल्ड 12th फेल, आपने देखी है? एक Yes. मूवी है, उसमें ना कंटिन्यूसली कहा जाता है रीस्टार्ट, फिर से चालू करो। आपने आईएएस की जर्नी शुरुआत करी जहां पे आपने एक डिसीजन लिया येट यू वांट टू बिकम एन आईएएस। वो जर्नी आपकी कैसी थी? उसको क्विट करके बिजनेस डिसीजन में आना कैसा था आपके लिए? एक्चुअली हमारे घर के सामने एक आईएएस थे, वो रहते थे, तो उनका मैं लाइफ स्टाइल देखता था तो बहुत इंप्रेस था उनसे, मैं बहुत प्रभावित था। तो मुझे लगता मैं भी ऐसे ही बनूंगा। तो मैं 90s में कॉलेज के बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली 3 साल रहा और मैंने तैयारी की। समाउ मैं सक्सेस नहीं हो पाया, तो वापस बैक टू जर्नी, बैक टू पवेलियन बोलते हैं ना, हाँ, तो वापस रायपुर आ गया, क्योंकि जो बिजनेस है तो ब्लड में है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो खानदानी बिजनेस है वो ग्रेन्स का है। ओके, तो वो मैं तो बचपन से देख रहे हैं, तो फिर मैंने बोला चलो अब वहाँ सक्सेस नहीं हुआ तो बिजनेस में आजमाया जाए। तो बिजनेस में आया मैं, फिर ग्रेन्स का बिजनेस, राइस मिल, दाल मिल हमारी पुरानी, तो राइस मिल चलाया मैंने बहुत साल। फिर बाद में पेट्रोल पंप को स्टार्ट किया 2010 में मैंने। फिर 2018 में एक वक्त ऐसा आया कि मारुति का ऐड निकला था पेपर में कि डीलरशिप चाहिए रायपुर में, तो मैं कुछ डाइवर्सिफिकेशन का सोच ही रहा था मैं, तो ये मौका मिला, हमने अप्लाई किया और मिल गया। तो उसके बाद से फिर ऑटोमोबाइल में हमने एंट्री किया और आज उसी में अच्छा लग रहा है, बहुत उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस पे मुझे बताइएगा, जब आपने कहा कि आपने 3 साल कोशिश की आईएएस की एंड यू डिसाइडेड कि बैक टू पवेलियन, वो वक्त कैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स टाइम टू गिव अप, इट्स ओके टू गिव अप? वो समझ कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीए का एग्जाम दे रहे होते हैं, मेडिकल का एग्जाम दे रहे होते हैं, दे डोंट गिव अप, दे आर डूइंग अगेन एंड अगेन। बट समटाइम्स कभी कभार जरूरी होता है एक्सेप्ट करना कि शायद आप उसके लिए नहीं बने, आप उसके ज्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं। वो एक्सेप्टेंस कैसे आता है? नहीं, वो एक्चुअली जब वहाँ पे थे दिल्ली में, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो उस वक्त समझ में आया कि ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, कंसंट्रेशन बहुत चाहिए उसमें, ओके, और थोड़ा चंचलता थी मन में, स्वभाव में, तो वो ऐसा लगा कि मैच नहीं हो पा रहा है, जो पढ़ाई कंसंट्रेशन करके करनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। ओके। तो लगा नहीं हो पाया, तो फिर इस प्रकार फिर गिव अप करना पड़ा। मतलब वो एक्सेप्टेंस आपने खुद से ले आया कि ये इसके लिए मैं नहीं बना हूँ, आई कैन डू मच थिंग। बस एक, हाँ, बस एक था कि घर के सामने बताया ना कि रहते थे, तो उनको देख के बहुत इम्प्रेस था, तो एक था एक लगन की करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। ओके।
फिर And जैसा आपने बताया विश्व भारती 2018 में आपने शुरुआत करी, हाँ, बट कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में फिर कोविड भी था, तो डोंट यू थिंक वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा? बहुत बड़ा चैलेंज था। हम नए-नए जुड़े थे और कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने 2-3 साल तो लगता ही है। हमने 2018 में स्टार्ट किया, 2020 हम समझ ही रहे थे। जैसे बच्चा स्क्रॉलिंग करता तो स्क्रॉलिंग पीरियड था हमारा वो, हम 2 साल के हुए थे उस बिज़नेस में। हाँ, तो वो बहुत चैलेंजिंग था, कैसे करें, क्या करें? लेकिन बाय द गॉड ग्रेस और हमारी अपनी समझ और मारुति के सपोर्ट से हमने वो कठिन समय भी पार कर लिया। और सबसे बड़ा था कि हमने एम्प्लॉय को रिटेंशन रखना, उनको रखना साथ में, बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी देना। तो हमने एक जो स्टैंडर्ड होता है बिजनेस का कि हमने समाओ सबको सैलरी दी और सबको रिटेन रखा, और वो समय भी पार कर लिया हमने। बहुत खूब, बहुत हाँ। खूब। अब जैसे अगर हम बात करते हैं करंट सिनेरियो की, विश्व भारती एग्जैक्टली क्या-क्या क्षेत्र में है और वो क्या-क्या कर रहा है? विश्व भारती ऑटोमोबाइल, जैसे नाम ही ये बताता है कि ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है हमारी। और जब 2018 में हमने स्टार्ट किया था तो उसके उसी साल या अगले साल ही हमको बेस्ट शोरूम का अवार्ड मिला था। बहुत खूब। फॉरेन में हर साल मारुति की कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से कंट्री में था ये कॉन्फ्रेंस, और वहाँ में अवार्ड मिला था। और उसी साल वरुण धवन जो मारुति के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका जो एड शूट आप कॉमर्शियल देखते हैं नेशनल टीवी पे, वो हमारे यहाँ सितंबर में शूट हुआ। क्या बात कंपनी ने माना कि बेस्ट शोरूम है, और वो 2 दिन थे हमारे यहाँ शोरूम में और पूरा एड शूट हुआ उनका। तो वो अलग एक्सपीरियंस था, एक बिल्कुल, बिल्कुल। प्राउड फीलिंग भी थी कि कंपनी ने विश्व भारती को चुना जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो ये हमारे लिए, रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रिविलेज था ये। और फिर हमारी जर्नी आगे बढ़ते गई। फिर हमें 2 साल बाद नेक्सा शोरूम मिला। मारुति के 2 वर्टिकल है, अरीना एंड नेक्सा। अरीना में एंट्री लेवल गाड़ियाँ होती हैं, नेक्सा में प्रीमियम रेंज। तो हमारा पंडरी के आगे मुआ विधानसभा रोड पे हमारा फ्लैगशिप शोरूम है अरीना का। उसी के आगे, अंबुजा मॉल के आगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, उससे लगा हुआ नेक्सा है। फिर हमने एक 40,000 स्क्वायर फीट में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सर्विस प्लस शोरूम खुला देवपुरी में। बहुत खूब। और हमारा ड्राइविंग स्कूल भी है मारुति का, जो हमारा गवर्नर हाउस चौक पे है, सिविल लाइंस में। क्या बात और है! हमारा सेकेंड हैंड गाड़ियों का भी सेल परचेज का है, क्या बात है! जो ट्रू वैल्यू के नाम से है, सरोना में, ठीक है। टोयोटा शोरूम के बाजू में। और उसके बाद अब हम एक और 12,000 स्क्वायर फीट में कोटा में दिशा कॉलेज के आगे एक शोरूम प्लस सर्विस चालू करने वाला है नेक्स्ट वीक। और हमारा अप कंट्री में रायपुर से बाहर सबब में आरंग में, बसना में, इधर कांकेर, नगरी, वाओ! कुरुद, फिंगेश्वर, पलारी, यहाँ भी हमारे आउटलेट हैं। वाओ! 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 मतलब अगर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आपको कुछ भी चाहिए, सर्विस करवाना हो, गाड़ी खरीदना हो, गाड़ी बेचना हो या सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना हो, विश्व भारती ऑटोमोबाइल के पास सबका सॉल्यूशन है। और इसमें एक चीज़ और मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, आज अब रायपुर में 4 डीलर हैं मारुति के। अगर आप जाएँ दूसरे डीलर के पास भी तो गाड़ी वही मिलेगी, रेट वही मिलेगा। तो हम ये चैलेंज था कि हम अपने को अलग कैसे साबित करें, बिल्कुल, क्योंकि सबको प्रोडक्ट तो बेचने वाला तो मारुति, सेम ही है। प्रोडक्ट तो मारुति बनाती है, हम तो बनाते नहीं हैं। हाँ। रेट भी मारुति का है, तो अलग क्या मिले, जो लोग हमारे पास कैसे आए। तो हमने डिसाइड किया वाओ एक्सपीरियंस देना कस्टमर को। ओके, हम टीम को बोलते हैं कि कस्टमर फर्स्ट है हमारे लिए। नाइस। तो हम क्रिएट की वाओ एक्सपीरियंस। तो हमारे जब कस्टमर आता है तो उसको एक अलग ही फील होता है, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने की कोशिश की। और आज उसी लिए हमने हज़ारों कस्टमर को हमने सर्विस दिया और हज़ारों कस्टमर को हमने सेल्स किया है। बहुत खूब। इसकी बदौलत ही आज हम एक ऑटोमोबाइल के आकाश में हम एक अपनी जगह बना पाए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बट मुझे ये भी जानना है, जैसे आपके घर में कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, तो जनता को मैं बता दूँ जिन्हें नहीं पता हो, इनके बड़े भैया जो हैं वो है श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जो है एक एमपी, एंड उनका रायपुर, छत्तीसगढ़ और क्या इंडिया लेवल पे अच्छा नाम है, काफ़ी अच्छा काम भी है। तो कहीं न कहीं वो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो एनवायरनमेंट है, कभी क्या उन्होंने नहीं बोला कि यार पॉलिटिक्स जॉइन कर लो या वैसा कुछ? नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स, चूँकि बड़े भैया पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत है। ओके, मतलब कोई भी न्यूज़ पॉलिटिक्स की मैं छोड़ता नहीं, चाहे टीवी में हो या पेपर पढ़ना हो। ठीक है। लेकिन हाँ पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का कभी ऐसा आया नहीं विचार। लेकिन हाँ पॉलिटिक्स को जानने का बहुत वो रहता है, शौक है, इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है, नॉट इवन छत्तीसगढ़, इंडिया में भी, ठीक है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ। ओके, ओके। एंड अगर इन जनरल हम समझें कि कैसा लगता है जब
लाइन से कॉन्वॉय आता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी, वो फीलिंग कैसी होती है? वो तो बहुत ज़बरदस्त, उसको देख के कई बार लगता है कि हमको भी जाना चाहिए, लेकिन दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके मैं तो बिजनेस में ही अब पूरा इतना इन्वॉल्व हो गया हूँ कि समय नहीं है उसके लिए। ओके तो वो देख के अच्छा लगता है। और भैया भी बहुत साल मंत्री रहे, तो उनके कॉन्वॉय देखे, उनके साथ घूमे भी, फील भी किया उसको हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बस अब तो ये है कि जानने का है, क्यूरियोसिटी रहती है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। बाकी पार्टिसिपेट करने का नहीं सोचा कभी। तो जैसे आप उनके साथ काफी क्लोज अटैच रहते हैं, तो कैसा होता है दोनों का जर्नी? एक तरफ बिजनेसमैन और दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन, दोनों की जर्नी में नहीं, कितना वहाँ पे difference वो नहीं होता, वहाँ पे वो बड़े भैया हैं, मैं छोटा भाई हूँ, है? बस अच्छा। यही रिलेशन वहाँ, कोई ये बट इन नहीं जनरल होता। अगर मैं डेजिग्नेशन समझना चाहूँ या लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ समझना चाहूँ कि उनकी पर्सनल लाइफ में पूरा पॉलिटिक्स है, आपकी पूरी पर्सनल लाइफ में बिजनेस है, तो जो दोनों की लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, वो कितना डिफरेंस होता है दोनों में? नहीं नहीं, कोई इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ जीते हैं, जब हम लोग मिलते हैं तो वो कोई बात नहीं होती है। ओके बस कैसे हो, क्या है, बहुत ज़्यादा हम पॉलिटिक्स की बात उनसे नहीं करते। नाइस। प्योर फैमिली एनवायरनमेंट रहता है। ओके ओके, बहुत खूब। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये समझाइएगा कि जैसे अपन ग्रो कर रहे हैं अभी के टाइम पे, अगर मैं बात करूं जैसे वॉर के सिचुएशंस हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सारे लोग प्राइम मिनिस्टर पे ही उंगली उठा रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे। इनिशियली जब शुरुआत हुआ गोल्ड से हुआ, फिर ग्रेजुअली वो शेयर मार्केट को इफेक्ट करने लगा, फिर एलपीजी, फिर पेट्रोल, अब धीरे धीरे ग्रेन्स पे भी उतर रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये किधर जाने वाला है ये पूरा चीज़? नहीं, मेरे को तो, मैं तो बहुत होपफुल हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो सिचुएशन क्रिएट ये इंडिया ने तो की नहीं, बिल्कुल। ये तो दूसरी कंट्री ने की है। हाँ। और मैं तो कहता हूँ हम दूसरी दुनिया में जो और दूसरी कंट्रियों से बहुत बेहतर पोजीशन में है। 100%। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही एबल तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है। हम दूसरी कंट्रियों का देख लें उठा के, कितना इन्फ्लेशन हो गया है, क्या डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने रेट ही नहीं बढ़ाया था, 2-3 महीने बाद रेट बढ़े, वो भी बहुत कम। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब रेट बढ़ा तो 20 रुपये 25 रुपये लीटर बढ़ेगा, हाँ। उन्होंने तो 2-3 रुपये ही बढ़ाया। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ लोगों की बात से कि प्राइम मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और मैं नहीं मानता, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और बहुत पॉजिटिव में कि सब ठीक हो जाएगा समय के साथ में, क्योंकि जो शेयर मार्केट का आपने जिक्र किया, हाँ जी। क्योंकि अभी जो हमारा रिटेलर है, जो आम आदमी है, वो भी अब शेयर मार्केट में घुसने लगा है। तो मार्केट में इतना पैसा आ रहा है, देखिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, फॉरेन प्लेयर हैं, वो जब पहले पैसे निकालते थे शेयर मार्केट से तो हमारा मार्केट क्रैश हो जाता था। बिल्कुल। अब वो सिचुएशन खत्म हो गई। खत्म हो गई। अब वो कितने पैसे निकाले, हमारा मार्केट स्टेबल है। स्टेबल है। एक दिन के गिरता, दूसरे दिन वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है इंडेक्स पे। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो इतना पैसा इन्फ्यूज़ कर दिया है शेयर मार्केट में कि वो बहुत मजबूती से खड़ा है। बहुत तो खूब। वो अब चांस नहीं है कि शेयर मार्केट, फॉरेन प्लेयर उसको डिगा सके हमारे शेयर मार्केट को। Nice. और कंट्री भी मोदी जी की लीडरशिप में बहुत आगे बढ़ रहा है, और बहुत हम बिजनेस, ऐसे बिजनेसमैन हम बहुत आगे, बहुत ब्राइट फ्यूचर, बहुत ब्राइट है इंडिया का, और बिजनेसमैन के लिए भी। ओके। इन जनरल अगर हम अब आपकी बात करें, आपका लाइफ इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, आपने कुछ सोचा था, वो आपने क्विट किया, आप यहाँ आए, आपने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। राइट नाउ इतने सारे वर्टिकल्स हैं, यू हैव अ ब्यूटिफुल वाइफ। आप इन जनरल अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं? कभी वो शिकायत नहीं करती कि यार आप वक्त नहीं देते, ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो तो देखो होता है, जैसे हर लोगों की ज़िंदगी में होता है, मेरी ज़िंदगी में भी है। लेकिन कोशिश रहती है कि उसको बैलेंस करके चलें। अप्स एंड डाउन तो सबके होते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी मोर और लेस शी इज़ हैप्पी। ओके। और मैं भी बोस्ट कर सकता हूँ कि हाँ, मैं खुश रखता हूँ उसको, उतना समय दे पाता हूँ जितना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत शिकायत तो रहती, बनी रहती है, कभी ख़त्म नहीं होगी, ह्यूमन नेचर है। ओके ओके। एंड अगर हम इन जनरल समझना चाहें कि आपका पूरा दिन कैसा दिखता है, सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या हाँ। करते हैं, तो वो क्या होगा? जनरली मैं 7-8 बजे उठता हूँ तो जिम जाता हूँ। वो एक क्या बात है। डेली लाइफ का हिस्सा है, बिल्कुल कोई कोशिश रहती है कि दिन छूटे नहीं, लाइक ऑन अ डेली बेसिस? ऑन अ डेली बेसिस। इस एज में भी डेली बेसिस? यस यस, ऑन अ डेली बेसिस। क्या बात है। आज भी सुबह मैं जिम जाके आया हूँ, फिर आपके पास आया हूँ, ताकि फिजिकल मेंटली फिट रहूँ आपके से बात करने के लिए। बहुत खूब। और फिर लगभग 11 बजे मैं लंच लेके घर से निकलता हूँ, और मेरे साथ में टिफ़िन रहता है। अब मतलब जब लंच करके निकलता हूँ तो फिर शाम को 7-8 बजे वापस घर जाता हूँ डिनर। तो इस बीच अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ड्राई फ्रूट्स, सलाद ये लेके जाता हूँ, वो खाता हूँ दिन भर। क्या बात है। तो ये ऐसा रूटीन है। ओके। अगर मैं आपको बोलूँ कि जनता आज के डेट पे जो नई इवॉल्विंग टीनेजर्स हैं, जो कहीं ना कहीं अब अपने बिजनेसेस चालू करना चाह रहे हैं, जॉब चालू करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या ऐसी 2 से 3 चीज़ें हैं कि उन्हें तो ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए? जैसे हम अभी देखते हैं फास्ट फूड का ज़माना है, क्विक कॉमर्स, जो फास्ट डिलीवरी होती है। तो आज का यूथ भी मेरे को लगता है कि फास्ट मनी चाहता है, ओके। कि सब कुछ फास्ट रिजल्ट आ जाए, लेकिन वो सही नहीं है। वो टाइमिंग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है वो।
तो मेरा तो यही कहना है कि हैव पेशेंस, गिव योर 100%, रिजल्ट विल ऑटोमेटिक कम। ब्यूटीफुल। तो ये है कि भाई धैर्य रखें, है ना। फास्ट फूड जैसे आता है और हमने वो क्विक कॉमर्स से जो फास्ट डिलीवरी होती है उसकी वो कंपेयर ना करें अपनी लाइफ की सक्सेस से और जर्नी से, कि थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। वो मैं अभी एक पिछली बार दैनिक भास्कर में इंटरव्यू वहाँ भी बोला था मैंने कि जो गिरा नहीं वो कभी खड़ा नहीं हो सकता, तो जो फेल नहीं हो कभी सफल नहीं हो सकता। तो वो यूथ कहना चाहूँगा कि एक फेल तो होना पड़ेगा, है ना। तो वही है यूथ के लिए मैसेज कि हैव पेशेंस एंड गिव 100%। बहुत अच्छा। अगर अपन बात करें अपने पास्ट की, तो हर इंसान बहुत सारी ऐसी गलतियां करता है जिससे वो उठता है, जैसा अभी आपने कहा। ऐसी कौन सी 2-3 गलती, अगर आपको वक्त मिले पीछे जाके उसको बदलने का, तो ऐसी कौन सी चीजें जो आप बदलना चाहेंगे अपनी लाइफ की? थोड़ा टिपिकल है ये क्योंकि तुरंत याद नहीं आता ये चीज़, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है। कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया अपने पहले अर्ली लाइफ में। तो लगता है कि वो थोड़ा सा मैनेज करता तो शायद और सक्सेस होता आज में। Okay. जो सक्सेस आप मिली है वो पहले मिल जाती। हम्म। तो यही टाइम, और अब मैं उसी को अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं जो बची हुई समय है आगे जो ज़िंदगी है उसमें अप्लाई करूँ, कि टाइम मैनेजमेंट करूँ मैं। Okay. जो आजकल हमारा डिजिटल पे पूरा टाइम, जो हमारा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल, मोबाइल देखिए वरदान है तो घातक भी है। 100%। तो लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि जो गलत होता है पहले उसको पकड़ता है, अच्छी चीज़ पे ध्यान कम जाता है। तो हम लोग बस कुछ पॉपअप हुआ तुरंत उस पर चालू हो जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, फिर वो समय कहाँ चले जाता है पता नहीं लगता। तो ये इस पे पार पाना है मेरे को कि कभी मोबाइल पकड़ लिया रात को जैसे सोने से पहले, तो फिर कहाँ निकल के रील देखना चालू कर दिए। तो कई बार अच्छा भी होता है मेंटल रिलैक्स के लिए वो, लेकिन हर वक्त अच्छा नहीं होता। अब कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए उस पर कि हम उसी पे लगे रहें। ठीक है। तो वो एक मेरे को अपने आप पे कंट्रोल करना है कि मोबाइल डिटॉक्स भी का समय निकालना है। कि कभी इच्छा होती है कि बंद कर दे मोबाइल को, लेकिन नहीं कर पाते। तो इतना जगड़ रखा मोबाइल ने कि हम 1 घंटे के लिए, जैसे एक फास्ट करते हैं वीकली एक दिन, जैसे मैं हर मंगलवार को फास्ट करता हूँ, तो ऐसा कई बार आता है मन में, लेकिन कर नहीं पाया अभी तक। अच्छा। कि मोबाइल को भी बंद कर दे कुछ देर के लिए, 1 दिन के लिए। तो उस पर एक चैलेंजिंग है, तो वो करना है। नाइस। अभी जैसे हमेशा क्या होता है, जो हमारी जनरेशन, अगर मैं अपनी बात करूं या हमसे जो छोटे आ रखी है, हमेशा इन्हें बोला जाता है कि नहीं करना है। कोई भी चीज़ होता है तो ये नहीं करना है। कभी भी ये वजह नहीं दी जाती कि इसके पीछे करना क्यों नहीं है। क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत क्यूरियस लोग हैं। हमें जानना है कि क्यों नहीं करना है। अगर उसके पीछे साइंस होगा तो वी आर रेडी टू इट, हम करने को तैयार हैं वो चीज़। बट हमें वो पहले पता करना है कि क्या करना है। बट जो जनरेशन हमसे ऊपर है, जो हमारे मॉम डैड है, वो हमेशा बस हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी बताया कि आपने अपने अर्ली लाइफ में टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से सीखा होता तो बहुत कुछ बदल गया होता। अभी आज के डेट में अगर मैं अपनी बात करूँ, अब मुझे कोई बस बोलेगा कि तुम अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो, फालतू चीज़ें बंद करो, क्यों करना है जब तक कोई नहीं बताएगा तो मुझे समझ कैसे आएगा। तो ऐसी कोई सी टिप्स आप देना चाहेंगे जो लोगों को अभी से अपने ऊपर वर्क करना चालू कर देना चाहिए, सो दैट उनकी फ्यूचर की लाइफ बहुत खूबसूरत होना चालू हो जाए? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, जो हम सोचें तुरंत एक्ट करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कहाँ कर लेंगे यार, बाद में कर लेंगे। तो हम अगर कोई ऐसा काम है जो अभी करने से हो जाएगा तो उसको तुरंत एक्ट करें, है ना। तो वो मेरा बस है कि तुरंत हम एक्ट करें। कुछ चीज़ करना है तो हम शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, उस पर ना टालें। ठीक है। तो लाइफ ईजी हो जाएगी और बोझ हल्का होगा हमारे ऊपर। आप समय राणा जी का अभी एक बहुत प्यारा सा शो आया, किसका? समय राणा करके, स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ। यूट्यूब में काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स था, स्टिल अलाइव करके। उस पे ना उसने एक दोस्त का जिक्र किया है, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक दोस्त बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उससे अपनी दिल की बात रख पाता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा दोस्त था जिसने आपकी हर मतलब हर माइलस्टोन में, हर उतार में, हर चढ़ाव में आपका साथ दिया, और कहीं ना कहीं दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू? हु इज दैट पर्सन टू यू? नहीं देखो, अगर ऐसी बात करें तो दोस्त तो हैं, लेकिन सबसे अच्छी दोस्त मेरी वाइफ है मेरे लिए। वाह। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनको 2 शब्द अगर मेरी वाइफ है सारिका। हालांकि शुरुआती दिनों में मैं उसको कुछ नहीं बताता था, बिजनेस के बारे में नहीं, कुछ शेयर नहीं करता था। लेकिन मेरे को अभी फील हुआ, अभी जब बताने लगा तो मेरे को राय भी देती है कि ऐसा करो ऐसा करो। तो मेरे को लगता है मैंने गलती किया, इसको शुरू से बताना था तो शायद मैं और तरक्की कर पाता।
तो ये तो फैमिली, देखो हर किसी की वाइफ उसकी अच्छी दोस्त होती है, तो ये मेरी भी है। वैसे दोस्त भी है मेरे, जो तुमने कहा पूछा, तो वैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं जिनसे मैं शेयर करता हूँ, लोग गाइड भी करते हैं मेरे को। ओके ओके, उनके लिए अगर कुछ आप शब्द बोलना चाहें ताकि वो सुन रहे, अगर वो बात ये सुन रहे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे लाइव? नहीं, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मेरे अच्छे समय में, मेरे बुरे समय में, और मुझे गाइड करने के लिए। एंड आपकी वाइफ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी वाइफ सारिका के लिए कि थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, कि तुम जब भी मैं कुछ ऐसा परेशानी में होता हूँ, बताता हूँ, तो तुम मुझे सलाह देती हो। गुस्सा भी आता कई बार कि फालतू की सलाह देती हो, लेकिन वो सलाह काम आती है बाद में। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, जैसे हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है, क्योंकि मैं उससे इसी को खत्म करना चाहूंगा, कि आप गाते बहुत अच्छा हैं। हमें पता चला है कि आपको गाने का और इंस्ट्रूमेंट बजाने का बहुत शौक है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइन गा दे तो मजा आ जाएगा। नहीं, मैं वैसे बाथरूम सिंगर हूँ, ऐसा सिंगर नहीं हूँ कि बट तब भी 2 लाइन्स मेरा फेवरेट सॉन्ग है, प्लीज। 2 लाइन गा देता हूँ उसकी मैं। क्या? पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मान ही नहीं सकते हम कि ये बाथरूम सिंगर की आवाज थी। कमेंट में बताना कि ये गाना आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए, इतने अच्छे इंसाइट्स देने के लिए, और ये समझाने के लिए कि लाइफ को कैसे ब्यूटीफुली जिया जाता है। एंड अगर जिंदगी में एक पार्टनर हो और 2 दोस्त हो तो लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाती हाँ, है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इसके लिए कि मेरे पास 2 दोस्त भी हैं जो गाइड करते हैं, और पार्टनर भी हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम। वेरी मच प्रखर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड इस टाइप के और पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।